हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान हिस्ट्री में किंगडम ऑफ मेवाड़ अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें आज अपन फोर्थ पार्ट में मेवाड़ के किंगडम को पूरा कवर कर देंगे। अभी तक 3 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हो तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। चाहे आप RAS की बात करो, कॉलेज स्कूल कोई भी लेक्चरर की बात करो, या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम्स, चाहे रीट की हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है ये सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है महाराणा अमर सिंह। जो महाराणा प्रताप थे, उनकी डेथ हो गई थी लगभग 1597 को महाराणा प्रताप की डेथ हो गई थी 19 जनवरी को। तो उसके बाद में 54 में ही उनकी डेथ हुई थी। तो 54 में ही अमर सिंह का जो राज्याभिषेक होता है, कोरोनेशन सेरेमनी है, वो हुई थी। अमर सिंह के टाइम पे भी मुगल्स ने अटैक करना बंद नहीं किया था, क्योंकि जो दिवेर का बैटल हुआ था, बैटल ऑफ दिवेर इन 1982, उसके बाद में फिर छोटे मोटे इश्यूज आते रहे थे मेवाड़ और मुगल्स के बीच में। फिर जैसे ही डेथ हुई महाराणा प्रताप की, तो उसके बाद में मुगल्स ने और अटैक किए, जिनमें अकबर के टाइम पे अटैक हुआ। वो जो शहज़ादा सलीम था, जो बाद में जहांगीर बनता है, उसके अंडर में 1599 में अटैक होता है। किस पे? अमर सिंह के रूल के टाइम पे चित्तौड़ पे। ऐसे ही फिर जब अकबर की डेथ हो जाती है, तो अकबर के बाद में फिर उसका बेटा जो शहज़ादा सलीम था, डेथ तो क्या मतलब, उसके बाद में अकबर के बाद में शहज़ादा सलीम है, वो किंग बनता है। तो उस टाइम पे भी अलग अलग लीडर्स के अंडर जो शहज़ादा सलीम होता है, उसका नाम फिर क्या हो जाता है? जहांगीर। जहांगीर अलग अलग मिशंस भेजता है अपने अटैक करवाने के लिए, कैसे भी करके मेवाड़ को हराया जाए। तो डिफरेंट लीडर्स के अंडर में जब कैंपेन हुए, तो वो कौन कौन से थे उनके बारे में देख लेते हैं। शहज़ादा परवीज़ के अंडर में भेजा था, मावत खां के अंडर में, अब्दुल्ला खां, राजा बाबू, मिर्ज़ा अजीज़ कोका और शहज़ादा खुर्रम, जो शाहजहाँ बनता है बाद में। इन सब के अंडर में कैंपेन भेजे थे जहांगीर ने मेवाड़ पे अटैक करने के लिए 1605 से 1615 के बीच में। इन सभी से फिर बाद में एक तरीके से मेवाड़ जो था धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा था, पावर कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही थी। तो पावर रिडक्शन को देखते हुए, डिक्लाइन को देखते हुए, जो कोर्ट्समैन थे, जो सरदार हुआ करते थे, जो सलाह दिया करते थे इनको, जो मेवाड़ के राणा हुआ करते थे, महाराणा, तो उनको एडवाइस किया कि आप मुगलों से अब ट्रीटी कर लो, नहीं बहुत ज़्यादा लॉस होता रहेगा अपना। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर मेवाड़ मुगल ट्रीटी साइन हुई। एक तरफ था जहांगीर और दूसरी तरफ था अमर सिंह फर्स्ट। ठीक है, तो ये ट्रीटी साइन हुई 5 फरवरी 1615 AD को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट, आप याद रखना इसको। अब ये ट्रीटी जो हुई थी, ये जो एग्रीमेंट हुआ था, इस एग्रीमेंट की क्या कंडीशंस थी वो अपन देख लेते हैं एक बार। इसमें एक तो कंडीशन ये थी कि महाराणा खुद कभी भी दिल्ली जो कोर्ट है वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, वहाँ पर हाजिरी नहीं देगा। ठीक है, महाराणा वोंट बी प्रेजेंट एट द कोर्ट ऑफ द किंग। दूसरा कि किंग की जगह पे किंग का रिप्रेजेंटेटिव महाराणा का बड़ा बेटा, जिसका नाम था कुंवर कर्ण सिंह, वो दिल्ली कोर्ट में बैठेगा, और साथ में उसको रॉयल कोर्ट में बैठने के साथ में 5000 की मनसब भी फिक्स की गई। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम चलता था मुगल्स के टाइम पे, उसके हिसाब से 5000 मनसब भी फिक्स कर दी गई कुंवर कर्ण सिंह की। तीसरी जो ट्रीटी थी, ट्रीटी की कंडीशन थी, वो ये थी कि महाराणा जो है वो अपनी आर्मी में 100 सोल्जर्स से ज़्यादा नहीं रख पाएगा, केवल अपनी प्रोटेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आर्मी में सोल्जर्स की संख्या अगर नंबर ज़्यादा कर लेगा महाराणा, तो हो सकता है कि वापस से मुगल्स पे अटैक करने का मूड बना लें, आसपास के जो भी एरियाज़ के जो रूलर्स हैं उनको साथ लेकर के। तो इस चीज़ को एक तरीके से इंश्योर करने के लिए कि वापस से मेवाड़ कहीं थ्रेट ना बन जाए मुगल्स के लिए, तो ये चीज़ इंश्योर की गई कि 1000 से ज़्यादा सैनिक महाराणा अपनी आर्मी में नहीं रख पाएगा। फिर उसके बाद में एक कंडीशन ये रही थी कि अभी तक अपन ने देखा, आपने स्टोरी जो भी सुनी, और या अपन मारवाड़ की स्टोरी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहाँ पर मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना शुरू हो गई थी। किन किन के बीच में? एक तरफ तो ये राजपूत्स और दूसरी तरफ मुगल्स, इनके बीच में मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गई थी। तो इस वजह से क्या है, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक तरीके से ह्यूमिलिएटिंग पॉइंट देखा जा रहा था
मेवाड़ की फैमिली के द्वारा। तो ये कंडीशन पुट की गई कि मेवाड़ की फैमिली की कोई भी बेटी, कोई भी राजकुमारी की शादी मुगलों से नहीं होगी। ये ट्रीटी भी साइन हुई थी। तो इस तरीके से ये 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस रही थी। इस ट्रीटी के बाद में मेवाड़ और मुगल्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है और फिर 1620 ईस्वी में, 1620 एडी में अमर सिंह की डेथ हो जाती है आहट वाले रीजन में, जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। फिर अमर सिंह के बाद में अमर सिंह का बड़ा बेटा बनता है किंग कर्ण सिंह, जो रूल करता है 1620 से 1628 एडी तक। फिर कर्ण सिंह जैसे ही रूलर बनता है तो उसके बाद में जो एडवांसमेंट, जो डेवलपमेंट हुए थे उनके बारे में अपन देखें तो शहजादा जो खुर्रम था उसने रिवोल्ट कर दिया था अपने पिता जहांगीर के खिलाफ। खुर्रम जो बाद में शाहजहां बनता है, तो वो जब रिवोल्ट करता है तो वो अपनी जान बचाते हुए, उसके पीछे जहांगीर ने फौजियों को लगा दिया था, तो वो अपनी जान बचाते हुए फिर बाद में कर्ण सिंह के पास पहुंचा और कर्ण सिंह ने फिर उसको शेल्टर प्रोवाइड किया। और कहाँ पर रोका उसको? पिछोला लेक में जग मंदिर, वहाँ पर रोका उसको। और साथ में फिर कुछ दिनों तक वहाँ शेल्टर देने के बाद में साउथ में जाने के लिए खुर्रम को रास्ता प्रोवाइड किया मांडू के थ्रू। तो ये अपने आप में एक रिलेशनशिप दिखाती है, कितनी क्लोजनेस आ गई थी कि मेवाड़ और मुगल्स के बीच में कितनी क्लोजनेस यहाँ पे दिखने को मिलती है कि शहजादे के ऊपर कोई थ्रेट आया तो शहजादे ने शेल्टर लिया कहाँ? मेवाड़ में आके। जो कर्ण सिंह था उसने जग मंदिर पैलेस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया पिछोला लेक के नियर बाय, जहाँ पर अभी देखा अपन ने शहजादे खुर्रम को वहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड की थी। तो ये कर्ण सिंह के टाइम पे ही कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट हो गया था और इसको बाद में कंप्लीट करवाया था जगत सिंह ने, जो कर्ण सिंह का बेटा था। मतलब इसके बाद में ही नेक्स्ट जो रूलर आता है जगत सिंह, उसने इसको कंप्लीट करवाया था जग मंदिर के नाम से, ये फिर बाद में बोला गया। कर्ण सिंह ने कर्ण विलास और दिलखुश पैलेसेस का भी निर्माण करवाया अपने टाइम पे। कर्ण विलास और दिलखुश पैलेसेस, ये इंपॉर्टेंट पैलेसेस हैं, महल हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कर्ण सिंह के टाइम पे करवाया गया। जहांगीर ने कर्ण सिंह की और साथ में इसके पिता अमर सिंह की आदम हाइट की, मतलब ह्यूमन साइज्ड स्टैचू बनवाए और उनको आगरा फोर्ट के दर्शन झरोखे के नीचे लोकेट करवाया, जो वहाँ पर हैं अभी भी। ठीक है, तो जहांगीर ने ह्यूमन साइज स्टैचूज बनवाए किनके? अमर सिंह और कर्ण सिंह के। ठीक है, क्योंकि जहांगीर पे इम्पैक्ट कैसे गया कि इन्होंने एक ट्रीटी साइन कर ली थी, मुगल मेवाड़ ट्रीटी, और कर्ण सिंह को एक तरीके से एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेवाड़ वहाँ पे मनसब भी प्रोवाइड कर दी गई थी कोर्ट में। तो उस वजह से इनके रिलेशन क्या हो गया, थोड़ा बेटर हो गए थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जहांगीर ने इनके आइडल्स को इंस्टॉल करवाया आगरा फोर्ट में। फिर नेक्स्ट किंग है जगत सिंह फर्स्ट, जिसका रूल रहा 1628 से 1652 एडी में। जो कर्ण सिंह था उसका बेटा है ये। इसने विष्णु भगवान का एक टेम्पल बनवाया जगन्नाथ राय के नाम से, भगवान जगदीश का मंदिर बनवाया, उदयपुर में लोकेटेड है ये। साथ में यहाँ पर एक रॉयल एडिक्ट भी है, मतलब इनको प्रेज करने के लिए कुछ बातें लिखी हुई हैं, एक लंबा एक कहते हैं ना कि यहाँ सीक्वेंस लिखी हुई है प्रेज करने के लिए, जिसको बोलता है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। इसको लिखा था, इनके कोर्ट पोइट थे, जगत सिंह के कोर्ट पोइट थे कृष्ण भट्ट, उन्होंने ये लिखा था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जगन्नाथ रॉयल एडिक्ट ये किस पोइट ने लिखी थी या किसके टाइम पे लिखी थी? तो जगत सिंह फर्स्ट और इनके कोर्ट पोइट कृष्ण भट्ट ने ये लिखा था। ये जो जगत सिंह फर्स्ट थे, इन्होंने जग मंदिर, अपन ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जग मंदिर पिछोला लेक में उसका कंस्ट्रक्शन जो कर्ण सिंह के टाइम पे शुरू हुआ था उसको कंप्लीट करवाया इसने। साथ में इसके टाइम पर ही जो प्रतापगढ़ रियासत थी, प्रतापगढ़ एस्टेट थी, वो शाहजहां इस टाइम पे रूल में आ गया था। जहांगीर के बाद में शाहजहां जो खुर्रम था वो आ गया था रूल में। तो प्रतापगढ़ एस्टेट को इससे अलग कर दिया था, मेवाड़ से फ्री कर दिया था। साथ में जो जगत सिंह था, इसने कुछ एक्टिविटीज ऐसी की जिनकी वजह से शाहजहां नाराज हो गया था, जिनमें से एक था चित्तौड़गढ़ फोर्ट को रिपेयर कराना। क्योंकि जो ट्रीटी हुई थी मुगल मेवाड़ के बीच में, उस ट्रीटी में एक कंडीशन ये भी थी कि जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है उसको एज इट इज रखा जाएगा, उसकी रिपेयरिंग कंडीशन कुछ नहीं होगी, और रिपेयर अगर करवाया जाएगा तो उसमें परमिशन ली जाएगी मुगल्स से। तो जगत सिंह ने क्या बिना किसी परमिशन लिए ही ये एक्टिविटी शुरू कर दी थी। तो इस वजह से शाहजहां है वो नाराज हो गया था, और नाराज होने के बाद में उसने
जो फुलिया परगना था, मेवाड़ रियासत का फुलिया परगना था, उसको जगत सिंह के ही कजन ब्रदर सुजान सिंह को दे दिया। समझ रहे हो? जगत सिंह ने रिपेयर करवाया चित्तौड़गढ़ फोर्ट को, चित्तौड़गढ़ को। अब जब ये रिपेयरिंग चल रही थी तो उससे क्या हो गया, नाराज हो गया शाहजहां कि हमारे से एग्रीमेंट तो तुम लोगों ने किया था कि कोई हम रिपेयरिंग नहीं कराएंगे। पर इस रिपेयरिंग के चलते शाहजहां नाराज हो जाता है और मेवाड़ का ही जो एक हिस्सा है फुलिया परगना, उसको हैंड ओवर कर देता है जगत सिंह के कजन ब्रदर सुजान सिंह को, और इसका नाम दे दिया जाता है उस जगह का फिर क्या, शाहजहां के नाम के पीछे शाहपुर। भीलवाड़ा वाले रीजन में आप जाओ, उधर देखो शाहपुर अभी भी है। तो शाहपुर रियासत फिर आती है। ये रियासतों के बारे में अपन जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें। तो शाहपुर नाम से फिर बाद में नया किंगडम बनता है, एक अंपायर बनती है छोटी। इन्हीं की टाइम पे इनकी जगत सिंह की जो धाई थी, धाई माँ का मतलब केयर टेकर जो हुआ करती थी, उनका नाम था नौरबाई। उन्होंने उदयपुर में एक टेम्पल बनवाया, एक मंदिर बनवाया, और उसका नाम आज फेमस किस चीज़ से है, धाई माँ का मंदिर, टेम्पल ऑफ धाई माँ। तो ये भी किसके टाइम पे बना था, जगत सिंह फर्स्ट के टाइम पे बना था, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। इसके टाइम पे, जगत सिंह फर्स्ट के टाइम पे मोहन टेम्पल, उदय सागर पैलेस, रूप सागर पॉन्ड, इनका निर्माण करवाया गया था। फिर जगत सिंह फर्स्ट के बाद में इसका सक्सेसर जो होता है वो है महाराणा राज सिंह, जिन्होंने रूल किया 1652 से 1680 एडी तक। इनके टाइम पे सक्सेसर्स के बीच में फाइट चल रही थी, धर्मत के बैटल, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो वो जो एक तरीके से दिल्ली वाले रीजन में या सेंटर में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस था, तो उस टाइम पे राज सिंह ने थोड़ी चालाकी खेली और इन्होंने एक टीका दौड़ कंडक्ट करवाई। टीका दौड़ में क्या होता है कि आप कैसे भी करके, जितना भी एक तरीके से एक ये था, ट्रैचरी थी एक तरीके से, जिससे कि आप आसपास वाले रीजन्स पे अटैक करो और उन एरियाज़ को अपने वाले रीजन में अमलगमेट करते जाओ, मर्ज करते जाओ और अपने एम्पायर को बढ़ाओ। क्योंकि सेंटर में क्या डिस्टर्बेंस चल रही थी, औरंगजेब, दारा शिकोह, इनके बीच में सक्सेशन का फाइट हो रही थी कि शाहजहां के बाद में कौन किंग बनेगा। ठीक है, औरंगजेब ने, फिर ये तो पता ही अपने को, औरंगजेब बना था फिर बाद में किंग। तो औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को 6000 का मनसब प्रोवाइड किया। साथ में औरंगजेब के अपने को पता है कि बहुत ही ज़्यादा रेडिकल स्टेप्स उठाए गए थे, जिनमें से एक था, एक तो जजिया टैक्स लगाना, जो कि पिलग्रिमेज पे टैक्स लगाता था। दूसरा, जो भी हिंदू टेम्पल्स में आइडल्स इंस्टॉल थे, उन आइडल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था औरंगजेब के लोगों ने, औरंगजेब के ऑर्डर पे। तो इन दोनों चीज़ों का महाराणा राज सिंह ने स्ट्रोंगली अपोज किया कि ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो। इनको हाइड्रोलिक रूलर के नाम से भी जाना जाता है। रीज़न बीइंग कि इनके टाइम पे बहुत सारे तालाब और बांध बनाए गए, मतलब पानी की बहुत ज़्यादा व्यवस्था की गई, पानी का अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा किया गया, इसलिए हाइड्रोलिक रूलर भी बोला जाता है इनको राजस्थान का। तो कई बार ये चीज़ पूछ ली जाती है, आप ध्यान रखना। इन्होंने, जब औरंगजेब ने ये डिस्ट्रॉय कराने शुरू कर दिए थे आइडल्स को मंदिरों में, तो जो महाराणा राज सिंह थे, इन्होंने द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी की मूर्ति को वहाँ से सेव किया। कहाँ से? मथुरा वृंदावन वाले रीजन से, और लाकर के फिर बाद में द्वारिकाधीश वाली जो मूर्ति थी उसको तो इंस्टॉल कराया कहाँ पे? कांकरोली में। और श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी उसको इंस्टॉल कराया सिहाड़ में, जो आज के टाइम पे नाथद्वारा के नाम से अपन जानते हैं। साथ में जो महाराणा राज सिंह था, इसने अंबा माता का टेम्पल भी बनवाया उदयपुर में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप याद रखना इन चीज़ों को, कि द्वारिकाधीश टेम्पल, श्रीनाथ जी का टेम्पल और अंबा माता टेम्पल। इसके टाइम पे, महाराणा राज सिंह के टाइम पे, देबारी में जया और त्रिमुखी बावड़ियों का निर्माण हुआ था। जया बावड़ी और त्रिमुखी बावड़ी ये स्टेप वेल्स होती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पानी का इस टाइम पे कहीं ना कहीं एक तरीके से मैनेजमेंट करना शुरू हो गया था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इंक्रीज हुई होंगी, वाटर डिमांड पूरी करने के लिए चीज़ें हुई होंगी। तो राज सिंह ने उस टाइम पे बहुत सारे पॉन्ड्स, डैम्स और ये बावड़ियों का निर्माण करवाया था, जिनमें से 2 इंपॉर्टेंट बावड़ियाँ कौन सी हुई? जया बावड़ी और दूसरी त्रिमुखी बावड़ी, जो देबारी में लोकेटेड है। जब राज सिंह और औरंगजेब की बात आती है, ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे, अभी अपन ने देखा, तो इनके टाइम पे एक इंटरेस्टिंग एपिसोड आता है चारुमती का। चारुमती किशनगढ़, अजमेर के पास में है। ये किशनगढ़ वाली जो ब्रांच है, ये मारवाड़ की ही ब्रांच है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, और ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात कर भी चुका हूँ
कि किशनगढ़ ब्रांच जो है वो मारवाड़ से ही उठी हुई है। तो किशनगढ़ की प्रिंसेस थी चारुमती, जो कि उस टाइम पे किंग थे किशनगढ़ के, वो थे रूप सिंह, उनकी बेटी थी। इसकी शादी फिक्स कर दी थी औरंगजेब के साथ में, पर चारुमती जो थी वो औरंगजेब से शादी नहीं करना चाहती थी। तो इसने एक प्रपोजल लेटर सेंड किया था राज सिंह को कि आप मुझसे शादी कर लो, और राज सिंह ने इस प्रपोजल लेटर को एक्सेप्ट किया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए राज सिंह ने अपने एक लीडर को भेजा जो थे राव चूड़ा, स्लूम्बर के राव चूड़ा, ठीक है, इनको भेजा और अटैक करवा दिया किशनगढ़ पे कि आप लेकर के आ जाओ चारुमती को। तो ऐसे करके राव चूड़ा की लीडरशिप में मेवाड़ की आर्मी ने अटैक किया किशनगढ़ पे, और किशनगढ़ की फिर उसमें हार होती है। तब जाके चारुमती को ये चूड़ा अपने साथ में लेके आ जाते हैं चूड़ा, और फिर बाद में राज सिंह के साथ में शादी होती है चारुमती की। तो ये जो एपिसोड था इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएशन होता है किसका, औरंगजेब का, बहुत ही ज़्यादा। और इसके बाद में इनके बीच में गैप्स भी आना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये वजह होता है चारुमती एपिसोड का की वजह से मतलब मेवाड़ और मुगल्स के बीच में थोड़ी टेंशन बढ़ती है। दूसरा, जो जगत सिंह फर्स्ट ने जो काम किया था वही काम यहाँ पर राज सिंह ने भी शुरू कर दिया कि जो दीवारें थी, रैम्पेंट जो था चित्तौड़गढ़ फोर्ट का, उसको रिपेयर कराना शुरू कर दिया था बिना कोई परमिशन लिए। तो 2-3 चीज़ें थी जिनकी वजह से मुगल और मेवाड़ के बीच में कहीं ना कहीं टेंशन वापस होना शुरू हो चुकी थी। राव चूड़ा कौन था, इसके बारे में आप थोड़ा सा शायद सुना होगा आपने। ये बूंदी से अपना रिलेशन रखते थे, ठीक है। इनकी हाड़ा क्वीन जो थी जिनका नाम था सहल कंवर, क्या नाम था, सहल कंवर, जो कि नावोड़ा वाइफ थी इनकी, हाड़ा क्वीन, नावोड़ा वाइफ, हाड़ा क्वीन सहल कंवर। वो ऐसी क्वीन थी, इतनी ब्रेव थी कि जब राव चूड़ा अपने बैटल के लिए जा रहे थे तो इनको एक तरीके से अपनी एक सॉफ्टनेस दिखाने की कोशिश की और यूँ बोला कि मैं कैसे फाइट करूँगा, राइट, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लाइक दैट, ऐसी स्टोरीज चलती हैं। तो सहल कंवर ने अपना खुद का सर काट करके और बैटल फील्ड में राव चूड़ा को भेज दिया था कि मुझे इतना ही प्यार है तो लो मैं आ गई, सर काट के भेज दिया था। तो ये अपने आप में बहुत ही ब्रेवरी वाली बात आती है। स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस है राजस्थान में, अगर अपन कहीं सुने तो बहुत बार सुनने को मिल जाती है ये। तो राव चूड़ा कौन थे वो आप समझ गए होंगे। ये जो राज सिंह थे, इन्होंने जोधपुर के किंग अजीत सिंह को भी शेल्टर दी। अजीत सिंह के बारे में अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। इनके पिता थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की डेथ होने के बाद में अजीत सिंह क्या पेट में ही थे इनकी माँ के, तो इस वजह से इनके जन्म नहीं हुआ था, तो औरंगजेब ने हथिया लिया था जोधपुर को। तो उस केस में क्या होता है, अजीत सिंह के साथ में राठौड़ जो दुर्गादास थे उनके साथ में फिर ये यहाँ पर शेल्टर लेने के लिए आते हैं जो मेवाड़ वाले रीजन में, जिससे कि वो वापस से अपने आप को प्रिपेयर करके फिर अटैक कर सके और अपने आप को फ्री करवा सके, कहाँ से, औरंगजेब के जो एट्रोसियस रूल था उससे। तो अजीत सिंह को शेल्टर दी इसने। दूसरा, जो औरंगजेब का रिवोल्टर प्रिंस था, विद्रोही जो राजकुमार था जिसका नाम था अकबर सेकंड, उसको भी शेल्टर दी थी। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो दुर्गादास थे उन्होंने अकबर सेकंड को एजुकेशन भी दी थी। वो बात अलग है कि वहाँ उधर प्रॉब्लम चल रही थी किसके बीच में, औरंगजेब और अजीत सिंह के बीच में, पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन रखते हुए कि कैसे भी करके अपने को बिल्कुल दुश्मनी भी नहीं लेनी है, क्योंकि देखो सिचुएशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। औरंगजेब बिल्कुल पावरफुल आदमी था उस टाइम पे, तो उस केस में क्या हो जाता है वहाँ पर कि अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए औरंगजेब के जो बेटे थे अकबर सेकंड, उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड की थी दुर्गादास राठौड़ ने, और उनको शेल्टर प्रोवाइड किया था राज सिंह ने। तो आप समझ सकते हो डिप्लोमेटिक रिलेशंस का कितना इंपॉर्टेंस रहता है। हमेशा हमेशा कोई ना कोई, कहते हैं ना, चैनल्स निकाले जाते हैं बात करने के लिए। चाहे आज चाइना इंडिया के बीच में कितनी टेंशन चल रही हो, पर चैनल्स रहते हैं कि कैसे भी करके सिचुएशन को एस्केलेट ना होने दें, ज़्यादा टेंशन ना बढ़े। राज सिंह के कोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे जिनके नाम देखें तो सदाशिव, रणछोड़ भट्ट और किशोर दास, ये 3 इंपॉर्टेंट थे। तो इनके द्वारा कुछ क्रिएशंस इंपॉर्टेंट रही, उनमें से देखें तो सदाशिव था, उसने लिखी राजरत्नाकर। रणछोड़ भट्ट जो थे उन्होंने अमर काव्य वंशावली ये लिखी, और किशोरी दास थे, उन्होंने रस प्रकाश नाम से एक बुक लिखी। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्रिएशंस हैं, प्लीज़ ध्यान रखना इनका। राज सिंह के टाइम पे अगर देखें तो राज सिंह ने राजसमंद जो झील स्टैब्लिश की थी, राजसमंद झील बनवाई थी, गोमती नदी का पानी रोक करके वहाँ पर एक लेक बनवाई जिसका नाम दे दिया था राजसमंद। उसी राजसमंद लेक के नियर बाई
राजनगर करके एक छोटी सिटी स्टैब्लिश करते हैं, जिसका आज अपन नाम देते हैं क्या, राजसमंद। ठीक है, राजसमंद सिटी के नाम से आज अपन उसको जानते हैं। ठीक है, तो राजसमंद का पुराना नाम क्या था, राजनगर, वो राज सिंह के टाइम पे स्टैब्लिश किया हुआ है। ये जो राजसमंद लेक है, इसके किनारे पे एक 9 चौकी की पाल है। ज्योग्राफी में अपन ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं, लेक्स ऑफ राजस्थान, जिसमें फ्रेश वाटर या स्वीट वाटर लेक्स है, उसमें राजसमंद लेक के बारे में डिटेल में बात की है मैंने। तो वही चीज़ थोड़ा रिपीट हो रही है कि 9 चौकी की पाल है, वहाँ पर लगभग 25 स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि संस्कृत में लिखी हुई है। और वो इंडिया की अगर कोई भी इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो सबसे लेंथीएस्ट इंस्क्रिप्शन है। ये एक रॉयल एडिक्ट है, जिसको राज प्रशस्ति के नाम से भी अगर लिखा हुआ कहीं मिले तो आप कंफ्यूज मत होना। राज प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब हो गया कि आप राजाओं को प्रेज कर रहे हो, उनकी बड़ाई कर रहे हो कि इस टाइम पे ये राजा ने इतना बड़ा काम किया, ये किया, वो किया, वो सारी चीज़ें उसमें होती है डिटेल। और ये जो रॉयल एडिक्ट थी, ये लिखी गई थी किसके द्वारा, रणछोड़ भट्ट तेलंग, जो इनके टाइम पे स्कॉलर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये चीज़ कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, आप याद रखना इस चीज़ को। उदयपुर में ही एक और रॉयल एडिक्ट मिलती है जिसका नाम है जना सागर। ये जो जना सागर है, रॉयल एडिक्ट है, ये इनकी माँ के नाम पे, राज सिंह की माँ थी जना दे, उनके नाम पर ये नाम दिया हुआ है, जना सागर रॉयल एडिक्ट। तो इस तरीके से राज सिंह पूरे होते हैं। राज सिंह के बाद में नेक्स्ट है महाराणा जय सिंह, जिनका रूल चला 1680 से 1698। ठीक है, इनके टाइम पे इनका जो कोरोनेशन हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, वो हुआ था कुराज विलेज है राजसमंद में, वहाँ पर इनका मतलब ये फंक्शन परफॉर्म किया गया था। इन्होंने जय संबंध लेक को कंस्ट्रक्ट करवाया था, वो भी गोमती रिवर पे ही पानी रोक के बनाया गया था। गोमती के अलावा रूपारेल और झामरी और इनके अलावा भी छोटे मोटे और जो नदी नाले थे उनके पानी को रोका गया और फिर ये जयसमंद लेक को कंस्ट्रक्ट करवाया जय सिंह ने। इसको ढेबड़ लेक के नाम से भी जाना जाता है, जो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं अपनी ज्योग्राफी वाली सीरीज में। ये जो ढेबड़ लेक है या जयसमंद लेक है, इसमें बहुत लगभग 9 आइलैंड्स थे इंपॉर्टेंट। उन 9 आइलैंड्स में से सबसे बड़ा आइलैंड है उसको तो बोला जाता है बाबा का भागड़ा, और सबसे छोटे वाले आइलैंड को क्या बोला जाता है, प्यारी। ये चीज़ अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ज्योग्राफी वाली सीरीज में। फिर नेक्स्ट है अमर सिंह सेकंड, जिसका रूल आया 1698 से 1710, 1698 से 1710 एडी में इसका रूल रहा। इसने एक अलग ही इनिशिएटिव लिया, उसमें यह था कि जो राजपूत हैं मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के, इनके बीच में कैसे भी करके यूनिटी स्टैब्लिश की जाए। और यूनिटी स्टैब्लिश करने के लिए इसने एक प्रपोजल दिया कि अपन मैरिटल रिलेशनशिप के ऊपर काम कर सकते हैं, शादी विवाह वाले रिश्ते, सगे संबंधी बन सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अमर सिंह सेकंड ने सवाई जय सिंह जो थे जयपुर के, कछवाड़ डायनेस्टी अपन अलग से डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वही पिक करूंगा मैं। तो सवाई जय सिंह जिन्होंने जयपुर को स्टैब्लिश किया था 1727 एडी में, तो उनके साथ में राणा अमर सिंह सेकंड ने एक ट्रीटी साइन की जिसका नाम था देबारी एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट किससे रिलेटेड था, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, मतलब शादी विवाह वाले रिश्ते बनाने के लिए। तो ये जो एग्रीमेंट जब होता है देबारी एग्रीमेंट, जिसमें एक तरफ पार्टी होती है मेवाड़ के राणा अमर सिंह सेकंड, दूसरी तरफ पार्टी हो गए सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर। तो इनके बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि जो राणा अमर सिंह है ये अपनी बेटी चंदा कंवर की शादी कर देंगे सवाई जय सिंह के साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक कंडीशन थी कि चंदा कंवर का जो बेटा होगा वो ही फिर जय सिंह के बाद में जयपुर का किंग बनेगा। ये एक कंडीशन यहाँ पे फाइनलाइज हुई थी देबारी एग्रीमेंट में। तो कई बार ये चीज़ पूछ ली जाती है और इसी के बेसिस पे अपन देखेंगे कि जयपुर का जो राज परिवार है वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एग्रीमेंट यहाँ पे हो गया था। फिर उसके बाद में जो सक्सेसर्स हुए सवाई जय सिंह के, उनके बीच में बैटल हुआ, वो मैं नाम अभी लूँगा नहीं, उसी टाइम पे क्लियर करेंगे। मैं रिकॉल कर दूंगा देबारी एग्रीमेंट को फिर से जब सवाई जय सिंह के बाद में अपन बात करेंगे। तो इस तरीके से अमर सिंह सेकंड ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने की कोशिश की यूनिटी के लिए, राजपूतों की यूनिटी के लिए। नेक्स्ट है संग्राम सिंह सेकंड, सांगा तो हो ही गया था पहले, अब संग्राम सिंह सेकंड दूसरे आते हैं। 1710 से 1734 के बीच में इनका रूल रहा। इन्होंने सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में बनवाई और वैद्यनाथ जी का टेम्पल बनवाया शीशरमा में। ये शीशरमा करके एक गांव है, वहां पर बनवाया वैद्यनाथ जी का टेम्पल और सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में बनवाई। इन्होंने
जो एक प्लान कहीं ना कहीं अमर सिंह ने दिया था कि कैसे भी करके यूनिटी स्टैब्लिश की जाए मेवाड़ मारवाड़ और जो आमेर था उनके राजपूतों के बीच में। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए संग्राम सिंह ने एक और आइडिया दिया कि अपन कैसे भी करके इनको गेट टुगेदर एक कराई जाए और एक कॉन्फ्रेंस में ला करके फिर बाद में जो जितने भी दुश्मन हैं बाहर से जो अटैक कर रहे हैं, जिनमें से मेनली उस टाइम थे मराठास, इन मराठास को रोकने के लिए फिर इसने आइडिया दिया कि अपन सब एक साथ बैठ सकते हैं। तो इन्होंने एक प्लान पुट किया हुडा कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। हुडा कॉन्फ्रेंस हुडा भीलवाड़ा वाले रीजन में था। तो वहाँ पर एक साथ मीटिंग हुई जो संग्राम सिंह के बाद में इनके बेटे जब किंग बनते हैं जिनका नाम था जगत सिंह सेकंड, उनके टाइम पे वो कंडक्ट होती है, वो मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है 17 जुलाई 1734 को। और इस कॉन्फ्रेंस को बोला गया हुडा कॉन्फ्रेंस। हुडा नाम की जगह है, वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इसलिए बोल दिया गया हुडा कॉन्फ्रेंस। और इसका काम क्या था, मेन पर्पस क्या था, टू यूनाइट राजपूत्स अगेंस्ट मराठा इन्वेजन। मराठा इन्वेजन के और आइडिया किसने दिया था, इनके पिता ने ही, संग्राम सिंह सेकंड ने। तो इस तरीके से ये कई बार पूछ लिया था कि हुडा सम्मेलन कब हुआ था और वजह क्या थी, और इसको हेड भी किया था फिर बाद में इन्होंने, किसने, जगत सिंह ने, ठीक है। हेड भी यही थे इस मीटिंग के। जगत सिंह सेकंड ने जगनिवास नाम की एक और पैलेस बनवाई, कहाँ पे, पिछोला लेक में। जग मंदिर ऑलरेडी बन चुका था, जगत सिंह फर्स्ट के टाइम पे कंप्लीट हो गया था, कर्ण सिंह के टाइम पे शुरू हुआ था। अब ये जग निवास है जो पिछोला लेक वाले रीजन में ही लोकेटेड है। साथ में इनके कोर्टियर थे एक जिनका नाम था नंदराम, उन्होंने जग विलास नाम से एक ग्रंथ लिखा था। तो जग विलास नाम से जो ग्रंथ था वो नंदराम ने लिखा, और किसके टाइम पे, जगत सिंह सेकंड के टाइम पे, फर्स्ट नहीं सेकंड। फिर नेक्स्ट जो रूलर है वो है भीम सिंह। भीम सिंह का रूल रहा 1778 से 1828 तक। इनके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट एपिसोड आता है जिसमें ये चीज़ निकल के आती है कि मेवाड़ में या फिर उस टाइम पे जो राजघराने हुआ करते थे, रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी, उस टाइम पे लड़कियों के क्या हाल थे। आज भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट्स हैं, कहीं ना कहीं बैरियर्स लगा के रखते हैं, इतनी ओपननेस नहीं है। जो भी बड़े परिवार होते हैं, राजपूत हैं, वो अभी भी उन्हीं ट्रेडिशंस पे चल रहे हैं जिन पे और चलते हुए आए हैं। बीन नहीं है, भीम सिंह है, सॉरी, ये भीम सिंह, ओके। भीम सिंह के टाइम पे इनकी बेटी जो कृष्णा कुमारी थी उसकी वजह से एक एपिसोड क्रिएट होता है, तो आप समझो यहाँ पे महाराणा भीम सिंह ने अपनी बेटी की शादी जो है वो जोधपुर के महाराजा से फिक्स कर दी थी। पर क्या होता है कि जोधपुर के महाराजा की हो जाती है डेथ। अब जोधपुर के महाराजा की डेथ होने के बाद में कृष्णा कुमारी की फिर शादी फिक्स कर दी जाती है जयपुर के राजा जगत सिंह सेकंड से। समझ रहे हो, जोधपुर से की पहले, पर जोधपुर के राजा की डेथ हो जाती है, मर जाते हो, तो उसकी वजह से फिर बाद में कृष्णा कुमारी की सगाई है वो फिक्स कर दी जाती है जगत सिंह सेकंड ऑफ जयपुर, जयपुर के जगत सिंह सेकंड से फिक्स कर दी जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि जो ये महाराजा थे, इनके जो सक्सेसर थे मान सिंह, वो फिर बुरा मान जाते हैं कि ये तो हमारी इज्जत के खिलाफ चला गया, कि हमारे यहाँ से रिश्ता आया और कहीं और जा रहा है। तो इस चीज़ को देख करके फिर जगत सिंह सेकंड ऑफ जयपुर, जिनके लिए रिश्ता चला गया, और मान सिंह ऑफ जोधपुर, इनके बीच में फिर डिस्प्यूट राइज होता है। और ये डिस्प्यूट बढ़ते बढ़ते वॉर में कन्वर्ट होता है, और गिंगोली नाम की जगह पे इनके बीच में लड़ाई होती है। एक तरफ जयपुर के होते हैं जिसमें जगत सिंह लीड करता है, दूसरी तरफ मान सिंह होता है, इनके बीच में लड़ाई होती है। पर होता क्या है, इस बैटल में, गिंगोली के बैटल में जयपुर की जीत होती है, जोधपुर की हार होती है। और जयपुर की जो जीत होती है, जगत सिंह सेकंड की जो जीत होती है, उसमें आमिर खां पिंडारी का बहुत बड़ा रोल है। आमिर खां पिंडारी ने जगत सिंह सेकंड की हेल्प की थी। पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये कंटिन्यू चलता ही जा रहा था, खत्म हो नहीं रहा था। तो भीम सिंह जो थे मेवाड़ के राणा, उनको आमिर खां पिंडारी ने आइडिया दिया कि आप अपनी बेटी को एम्पॉइजन कर दो, मतलब जहर खिला दो, तो ये मर जाएगी, तो ये राड़ ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी तक अपन ने प्रीवियसली 2 जो किंग्स की बात करी, वहां पर यूनिटी की बात चल रही थी, आप समझ रहे हो ना, यूनिटी ऑफ मारवाड़, मेवाड़ और आमेर। अब उस यूनिटी पे कहीं ना कहीं ये एक तरीके से धब्बा लगने वाला था कि साला हमने तो ये शुरू किया था कि हम कैसे भी करके मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके राजपूतों की यूनिटी को इंश्योर कर सके। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, ये तो कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब शादी ब्याह क्या करने शुरू हुए, यहाँ तो लड़ाइयाँ हो गई। तो इस केस में फिर आमिर खां पिंडारी ने भीम सिंह को आइडिया दिया कि आप अपनी बेटी को जहर दे के मार दो। फिर उसके बाद में ये जैसे ही जहर दिया जाता है 1810 AD में कृष्णा कुमारी की डेथ हो जाती है, ये डिस्प्यूट भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखो आप,
एक दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक तो ये कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए अपने वैवाहिक जो स्तर पे जो रिलेशन स्टैब्लिश करने होते हैं उसके अंदर एक तो लड़कियों का रोल, जो रॉयल फैमिली की जो बेटियां थी उनका। दूसरा ये कि कृष्णा कुमारी जो है उसको जहर दे करके इस पूरे युद्ध को ख़त्म कर दिया गया। मतलब लड़कियों की यहाँ पर क्या इज्जत रही, चाहे राज घराने की बेटी रही, तो कितनी मिजरेबल कंडीशन हुआ करती थी, आप समझ सकते हो इस कंडीशन, इस केस से। भीम सिंह ने 1818 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी ट्रीटी साइन कर ली थी, खुद को सबॉर्डिनेट बना लिया था। जैसे ही ये ट्रीटी साइन हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव थे जिनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड, उनको पोस्टिंग मिली थी कहाँ पे, मेवाड़ में। और कर्नल जेम्स टॉड ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च की है, कमेंट्री की है राजस्थान की हिस्ट्री पे, जो लिटरेचर में अपन देखेंगे। और ऑलरेडी बार बार अपन नाम पढ़ चुके हैं टॉड का कि कर्नल जेम्स टॉड ने ये कहा, इसने इस एंगल से बात कही, ये इस थ्योरी को मानते हैं, उस थ्योरी को मानते हैं, वो सारी चीज़ें अपन ने देख ली। फिर भीम सिंह के बाद में शंभू सिंह बनते हैं किंग। इन्होंने पहला उदयपुर का पहला नोबल इंग्लिश स्कूल स्टैब्लिश किया था, और ज़्यादा कुछ इनके टाइम पे ज़्यादा एडवांसमेंट डेवलपमेंट हुआ नहीं था। फिर शंभू सिंह के बाद में महाराणा स्वरूप सिंह बनते हैं किंग, जिनका रूल रहा 1842 से 1861 के टाइम पे। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किए, जिनमें से था एक डाकन प्रथा को रोका 1853 में, और सती प्रथा को रोक दिया 1861 में। अब आप यहाँ पे देखोगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब अपन देखेंगे तो इस टाइम पे ये लॉज आ चुके थे। सती जो सिस्टम था, सती सिस्टम को रोकने के लिए एक वो था विडो री मैरिज एक्ट, उसके लिए भी एक तरीके से लॉ आ चुका था। चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए भी लॉज आ चुके थे। तो वो जो टाइम था उस टाइम पे सेंटर में जो चेंजेस आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, भीम सिंह के टाइम पे 1818 में सबऑर्डिनेशन ऑफ इंग्लिश तो एक्सेप्ट हो ही गई थी। तो जो सेंटर में जो चेंजेस आ रहे थे, जो ब्रिटिशर्स चेंज, पहले तो मुगल्स जो चेंज लेके आ रहे थे वो चेंज आते थे, फिर उसके बाद में जो ब्रिटिशर्स ने अपने रूल में चेंजेस किए वो चेंजेस फॉलो करना शुरू कर दिया मेवाड़ के राणाओं ने। स्वरूप सिंह ने कॉइन भी शुरू किए स्वरूप शाही नाम से। इनके टाइम पे जो सती हुई थी, लास्ट सती हुई थी मेवाड़ की, जिनका जो थी पासवान इलाबाई जो थी वो इनके टाइम पे लास्ट सती बनी थी। इनके बाद में फिर किंग बनते हैं महाराणा सज्जन सिंह, जिनका रूल चलता है 1874 से 1884 तक। इन्होंने 1877 में 1877 में जो दिल्ली कोर्ट लगता है, लॉर्ड लिटन जब कंडक्ट करवाते हैं, आपको पता है 1857 का रिवोल्ट हो चुका था। 1857 के रिवोल्ट के बाद में सारी की सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी की कोलैप्स होकर के, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली गई थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली गई थी तो उन चीज़ों को अश्योर करने के लिए, और साथ में लिटन के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिबेल्स आना शुरू हो चुके थे, रिबेलियन होना शुरू हो गया था। मॉडर्न हिस्ट्री जब स्पेक्ट्रम अपन पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ ली हो तो आपको आइडिया होगा इस चीज़ का कि लॉर्ड लिटन के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे इंडिया में। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों के दरमियान ही लॉर्ड लिटन ये कोर्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें सज्जन सिंह ने मेवाड़ की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। 1878 में सज्जन सिंह ने ब्रिटिशर्स के साथ में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में सॉल्ट एग्रीमेंट भी किया, और सॉल्ट एग्रीमेंट के चलते सॉल्ट की प्राइसेस इतनी हाइक हो गई कि कॉमन पीपल बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो गया। तो नमक तो अपने लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, अपन खाने के अंदर खाते हैं, तो उस तरीके से ये अपने आप में, और इसी नमक का यहाँ से फिर ओरिजिन लगता है। और फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, जिसमें सॉल्ट मार्च होती है, दांडी मार्च जो होती है वो देखेंगे अपन 1930 में। ठीक है, तो सॉल्ट की प्राइसेस हाइक हो जाती है जब ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट और महाराणा सज्जन सिंह के बीच में, मेवाड़ वाले रीजन में। इसके साथ में जो महर्षि दयानंद सरस्वती थे, उनका बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन था सज्जन सिंह पे, मतलब सज्जन सिंह फॉलो किया करते थे उनको। तो उनको देखते हुए महाराजा सज्जन सिंह ने महेंद्र राज सभा नाम से एक कमिटी स्टैब्लिश की 20 अगस्त 1880 को। उसका पर्पज़ था कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कंडक्ट किया जाए और साथ में लोगों को जस्टिस दी जाए, न्याय मिले, उस चीज़ के लिए स्टैब्लिश की गई थी महेंद्र राज सभा। और इसका इंस्पिरेशन कौन बने थे? महर्षि दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने प्रोपोगेट किया था आर्य समाज को। साथ में अगर अपन देखें तो सज्जन सिंह के टाइम पे सज्जन यंत्रालय, एक प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश की गई थी,
जहाँ से एक वीकली मैगजीन भी पब्लिश होना शुरू हो गई थी जिसका नाम रहा सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस जो सज्जन यंत्रालय था वहाँ से ये मैगजीन शुरू की गई। तो सज्जन कीर्ति सुधाकर भी सज्जन सिंह के टाइम पे ही शुरू हुई थी और वो प्रिंटिंग जो होती थी उसका प्रिंटिंग प्रेस का नाम क्या था? सज्जन यंत्रालय नाम से। साथ में अगर देखिए तो इनके टाइम पे जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश अपनी एक बुक थी आर्य समाज से रिलेटेड, क्या कंडक्ट होने चाहिए समाज के उनसे रिलेटेड, तो सत्यार्थ प्रकाश को कंप्लीट किया था नवलखा पैलेस में, जिसको आज महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पे म्यूजियम स्टैब्लिश कर दिया गया है। उस जगह पे नवलखा पैलेस पे ही, क्या नाम है उसका? महर्षि दयानंद म्यूजियम। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो वहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी बुक को कंप्लीट किया था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सज्जन सिंह ने श्यामल दास एक पोइट थे, बहुत ही फेमस पोइट, जिन्होंने वीर विनोद नाम से एक बुक लिखी थी, उनको कविराज नाम से एक तरीके से टैग दिया था, उनको टाइटल दिया था। तो आप समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट रहे होंगे कि मेवाड़ के किंग ने उनको वीर विनोद की, जो वीर विनोद है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लिटरेचर में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो उस बात को देखते हुए और साथ में इनकी जो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जो इनकी काबिलियत थी, तो उसको देखते हुए सज्जन सिंह ने इनको कविराज की टैग दे दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने परोपकारिणी सभा को स्टैब्लिश किया था। परोपकारिणी मतलब दूसरों का भला करने वाली, कैसे भी करके आप दूसरों का भला करो। तो स्वामी सरस्वती दयानंद सरस्वती का इन्फ्लुएंस तो था इन पे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक परोपकारिणी सभा स्टैब्लिश की थी और उसका पहला हेड भी किसको बनाया था? सज्जन सिंह को ही बनाया था। ठीक है। सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ फोर्ट का भी स्टैब्लिशमेंट कराया, जो उदयपुर की मुकुटमणि के नाम से जाना जाता है। उदयपुर का मुकुटमणि किसको बोला जाता है? सज्जनगढ़ फोर्ट को। सज्जन सिंह के बाद में फिर फतेह सिंह, वो इस किंग बनते हैं और उनका रूल रहता है 1884 से 1884 से 1921 एडी तक। ये जो सज्जन सिंह थे, इनके खुद का तो कोई बेटा था नहीं, तो इन्होंने फतेह सिंह को अडॉप्ट किया था और फतेह सिंह शिरवती के किंग दल सिंह के बेटे थे। शिरवती के किंग दल सिंह के बेटे फतेह सिंह को इन्होंने अडॉप्ट किया सज्जन सिंह ने। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनके अडॉप्टेड थे बेटे। अब यहाँ तक क्या था, 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था, उसके पहले तो क्या था, जो भी दत्तक पुत्र थे, अडॉप्टेड सन थे, उनके खिलाफ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टेप लेना शुरू किए थे। तो 1857 रिवोल्ट हुआ। फिर उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने अपने आप को एक तरीके से, ये जो रूलर्स थे, लोकल जो किंग्स थे, प्रिंसली स्टेट्स के जो किंग्स थे, उनको पैसिफाई करने के लिए अपने कुछ पॉलिसीज में चेंजेस किए। उनमें से एक पॉलिसी ये थी कि आप अपनी दत्तक पुत्र, अडॉप्टेड सन को भी अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर सकते हो। तो उसी के चलते सज्जन सिंह ने जो दल सिंह थे, उनके बेटे फतेह सिंह को अडॉप्ट किया और अपना सक्सेसर बनाया। जो फतेह सिंह थे, इन्होंने वॉल्टर क्रिएटेड राजपूत हितकारिणी सभा, ठीक है, वॉल्टर क्रिएटेड राजपूत हितकारिणी सभा, इसको स्टैब्लिश किया। कहाँ पर? सज्जन गार्डन उदयपुर में। कब? 1889 में। 1889 का ईयर देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889 में। खैर कोई नहीं, वो तो कंटेक्स्ट अलग है। पर यहाँ पे अगर अपन देखें तो वॉल्टर क्रिएटेड राजपूत हितकारिणी सभा को स्टैब्लिश किया था सज्जन गार्डन में, जो कि उदयपुर में है, फतेह सिंह के द्वारा किया गया था। इसका जो पर्पस था, जैसे कि हितकारिणी मतलब कहीं ना कहीं आप वेलफेयर की बात करोगे, तो जो राजपूत कम्युनिटी के अंदर जो एक तरीके से जो मैनेसिस चल रहे थे, जो प्रॉब्लम चल रही थी, उनको खत्म करना, जैसे पॉलीगैमी, ज़्यादा पत्नियां रखना, चाइल्ड मैरिज, वेस्टेज ऑफ द मनी इन डिफरेंट कंडक्ट्स ऑफ राजपूत कम्युनिटी। राजपूत कम्युनिटी की डिफरेंट एक्टिविटीज जो भी होती थी, उनमें बहुत बड़े शोर शराबे के साथ पैसा खर्च किया जाता था, जो आज भी होता है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये एक तरीके से राजपूत हितकारिणी सभा, जो वॉल्टर ने सजेस्ट की थी, वॉल्टर क्रिएटेड थी, इसलिए ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इवेंट माना जाता है फतेह सिंह की रीन के टाइम पे, रूल के टाइम पे। फतेह सिंह के टाइम पे एक डैम बनाया जाता है देवाली में, एक नया डैम, नया बांध बनाया जाता है, क्योंकि टेरिबल ड्रॉट आता है, बहुत बुरा मतलब सूखा पड़ता है, छपनिया काल आपने सुना होगा। ठीक है, तो वो जो काल पड़ता है, तो उसकी वजह से पानी की शॉर्टेज आती है। तो फतेह सिंह के टाइम पे एक नया डैम बनाया जाता है दिवाली में,
और इस डैम का फाउंडेशन स्टोन पुट किया गया था प्रिंस ऑफ कनॉट ने, ठीक है। जो ब्रिटिश प्रिंस थे उन्होंने, उनका नाम था कैनॉट, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन लगाया था। फिर उन्हीं के नाम पे इस डैम का नाम रख दिया गया था कैनॉट डैम। पर कैनॉट ने फिर रिक्वेस्ट की फतेह सागर से कि नहीं, ये आपके टाइम पे हो रहा है तो आप अपना नाम दो इसका। तो फिर बाद में नाम बदल करके ये जो नया डैम दिवाली में बनता है उसका नाम रख दिया जाता है फतेह सागर। आज भी आप जाओगे तो फतेह सागर, पिछोला झील, मोती मगरी उदयपुर में देखोगे तो वहां पे मिलेगा आपको। 1899 में मेवाड़ में टेरिबल, मेवाड़ी क्या, ऑल ओवर राजस्थान में बहुत बुरा अकाल आया था, छपनी अकाल जिसको मैंने बोला आपको। 1903 में जैसे टाइम बीतता है, लॉर्ड कर्जन जब वॉइस रॉय बन के आते हैं ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिश रूल जब चल रहा था, तो लॉर्ड कर्जन ने एक दिल्ली कोर्ट, रॉयल कोर्ट को ऑर्गेनाइज किया जिसमें फतेह सिंह को भी इनवाइट किया। और फतेह सिंह जाने ही वाले थे मतलब उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। तब उस टाइम पे जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड पर्सनैलिटी थी जिनका नाम था केसरी सिंह बारेट, ये चारण थे। तो चारण जो है वो कवि होते हैं, लिखने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो उन्होंने, केसरी सिंह बारेट ने अपनी एक बुक पकड़ाई महाराणा को कि आप इसे पढ़ो, और उस बुक का नाम था चेतावनीरा चुंगटिया। चेतावनीरा चुंगटिया, चेतावनी वर्ड आप समझ रहे होंगे कि चेतावनी देना, आप अलर्ट कर रहे हो, अवेयर कर रहे हो किसी को। तो ये बुक देख करके और फिर बाद में केसरी सिंह बारेट ने कान खोल दिया, मतलब दिमाग खोल दिया फतेह सिंह का कि भाई तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा क्या इतिहास रहा है और तुम क्या किसी की गुलामी भुगत रहे हो। तो ये चीज़ पढ़ने के बाद में फिर फतेह सिंह ने जाने से मना कर दिया, ही रिफ्यूज टू अटेंड द फंक्शन। ये बहुत ही बढ़िया ये बात है ये, कि कहीं पर भी अगर अपने को लिखने को मिले कि लिटरेचर का इम्पैक्ट, लिटरेचर कितनी पावरफुल होती है। कहते हैं ना कि द पेन इज मोर पावरफुल देन स्वॉर्ड, ठीक है, तलवार से भी ज़्यादा ताकत होती है कलम के अंदर। तो वो वाली बात यहाँ पे क्लियर होती है। फतेह सिंह ने वीर विनोद जो कि श्यामल दास ने लिखी थी उसको बैन कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे होता है। साथ में फतेह सिंह ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की थी जिनके चलते ब्रिटिशर्स इनसे नाराज हो गए थे, तो इनको हटा दिया, डीथ्रोन्ड कर दिया, गद्दी से हटा दिया, और इनके बेटे भोपाल सिंह को गद्दी पे बिठा दिया 1921 में। फतेह सिंह ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स नाराज हो गए, तो इस वजह से उन्होंने भोपाल सिंह को, उनके बेटे मतलब फतेह सिंह के बेटे को गद्दी पे बिठा दिया 1921 एडी में। और फिर भोपाल सिंह जो रहे वो लास्ट महाराणा रहे टिल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और जैसे इंडिपेंडेंट इंडिया बना तो राजस्थान में इनको महाराजा प्रमुख की गद्दी दे दी गई थी। ये अपन इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान की जब बात करेंगे उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। तो महाराजा प्रमुख बनते हैं भोपाल सिंह। इनके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट इन्होंने क्या किया, माणिक्यलाल वर्मा जो फ्रीडम रिवोल्टर थे, फ्रीडम सीकर थे, उनको इन्होंने अपने देश से निकाल दिया था, उदयपुर से निकाल दिया था। उनके बारे में भी ये भी जब अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री में ही, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ठीक है, तो उसमें देखेंगे अपन ये। तो इस तरीके से मेवाड़ का जो पूरा किंगडम था उसको अपन ने डिटेल में 4 वीडियोज़ में देखा है। आप इनकी PDF ले लेना, वीडियो ज़रूर देखना, पर आप बिना वीडियो देखे अगर डाउनलोड करोगे तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में नहीं आएगी। कोई ज़रूरी नहीं है सारी ना आए, पर हाँ कुछ चीज़ें हैं जिनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि स्टोरी आपको क्लियर होनी ज़रूरी है, तब जाके फैक्ट्स आप लर्न कर पाओगे। थैंक यू।